हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज़। इससे पहले हमने बात किया था हार्डी-विनबर्न प्रिंसिपल के बारे में, उसी का ही मैं सेकंड पार्ट इस वीडियो में ले रही हूँ, जिसमें हम लास्ट इवोल्यूशनरी फोर्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ व्हाट नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, एज हमने देखा था डार्विनिज्म में और नियो डार्विनिज्म में कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ही क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन दी स्पीशीज़। मतलब इसी की वजह से क्या होता है, आगे एक न्यू स्पीशीज़ जनरेट होती है और एवोल्यूशन होता है। ठीक है, बिकॉज नेचर ही क्या करता है, द मोस्ट फिट जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको सेलेक्ट करता है और उसको आगे पास ऑन कराता है नेक्स्ट जनरेशन में, और इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते 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 एक न्यू स्पीशीज जनरेट हो जाता है, तो वही यहाँ पे वेरिएशन क्रिएट करता है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन को यहाँ पे दूसरी तरह से भी समझा जाता है, दैट इज कॉल्ड दी डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ओके, मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो इस डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के बेस पर ही काम करता है। अब ये होता क्या है, जब भी कोई वेरिएशन होता है, इस वेरिएशन के भी फर्दर बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। या तो वो वेरिएशन किसी एनिमल या ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़फुल हो सकता है, या फिर उसके लिए वो एवरेज हो सकता है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल ना बहुत ज़्यादा हार्मफुल, और या फिर वो उसके लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। इस वेरिएशन के बेसिस पे ही ऑर्गेनिज्म भी थ्री कैटेगरीज में हो गए, या तो सबसे यूजफुल की वजह से क्या हो गए, दे आर सक्सेसफुल। ओके, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेंगे एंड सबसे ज़्यादा फिट ऑर्गेनिजम्स होंगे। ये क्या होंगे, दे आर एवरेज और यू कैन से मॉडरेट सक्सेसफुल। ठीक है, एंड दीज वन आर दी लीस्ट सक्सेसफुल। ओके, या फिर बोलेंगे बहुत वीक सक्सेसफुल, मतलब कि वो बहुत ही वीक है क्योंकि इसमें कुछ इस तरह का वेरिएशन क्रिएट हुआ है कि इसका जो जीनोटाइप हुआ वो बहुत ही वीक हो गया, अब वो जल्दी से सर्वाइव नहीं करेंगे। तो जनरली तो ये क्या होते हैं, दे जनरली डाई और एलिमिनेटेड। नेचर इसको सेलेक्ट नहीं करता क्योंकि जब भी कोई कॉम्पिटिशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा वीक यही वाले होते हैं, तो ये ईजिली डाई आउट हो जाते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ जो एवरेज कैटेगरी होगा वो क्या करेंगे, ये एवरेज होंगे, तो ये थोड़ा बहुत अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के में केपेबल होंगे, मतलब कि बहुत ही फ्यू ऑफस्प्रिंग दे वर एबल टू जनरेट। हार्मफुल के केस में एक और भी केस हो सकता है कि अगर ये एनिमल, ये ऑर्गेनिज्म एनी हाउ कहाँ मेच्योरिटी तक पहुँच भी गए, ठीक है, एनी हाउ कैसे भी करके वो मेच्योर तो हो गए, ग्रो भी हो गए, बट वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज नेचर इसे सेलेक्ट ही नहीं करता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो उसको मेटिंग नहीं कर पाते हैं और रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो ये अपना नेक्स्ट जनरेशन भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये अपने जीन्स जो हैं वो जीन पूल में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, और ये जहाँ डाई हुए वहीं पे इनका जो जीन था वो वहीं डाई आउट हो गया, नेक्स्ट जनरेशन में कुछ भी पास ऑन नहीं होगा। यहाँ पे थोड़े बहुत ऑफस्प्रिंग में जीन्स इसके पास ऑन होते हैं, यानी कि जीन पूल में ये बहुत थोड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं, बट द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या करते हैं, लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं एंड दे आर एबल टू contribute their genes in the gene pool, और एट लास्ट जीन पूल में इसकी ही ज़्यादा अबंडेंस हो जाती है, किसकी, द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हर बार जब भी रिप्रोडक्शन होगा यही वाले ऑर्गेनिज्म पिक होंगे, बार बार ये रिप्रोड्यूस करेंगे, बार बार ये अपने जीन्स जीन पूल में कंट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूट करना मतलब बार बार ये ऑफस्प्रिंग जनरेट करें, फिर वही ऑफस्प्रिंग अगेन सेलेक्ट हो रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे जीन पूल में इसी की ही अबंडेंस हो जाएगी। ठीक है, इसी की अबंडेंस होने की वजह से अब क्या होगा, धीरे धीरे कुछ वेरिएशन क्रिएट होते जाएंगे एंड एट लास्ट यहाँ पे क्या होगा, एक न्यू स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। ठीक है, दैट इज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। तो मतलब कि नेचर की वजह से ही क्या हो रहा है, एक वेरिएशन क्रिएट हो रहा है और एक वेरिएशन की वजह से एक न्यू स्पीशीज बन रहा है। ठीक है, इसको अगर आप और अच्छे से समझना चाहो तो आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप इसको और भी अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, सपोज यहाँ पे तीन तरह के इंडिविजुअल हैं, एनिमल है। ठीक है, वन एनिमल इज व्हाट,
वेरी लेस साइज, ठीक है, उस एनिमल का साइज जो है वो बहुत ही छोटा है। एक एनिमल का साइज कैसा है, एवरेज साइज्ड, ये वाला एनिमल एवरेज साइज का है और ये क्या है, बिग साइज्ड। समझ में आया, ठीक है। अब सपोज एक यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन है, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या बात कर रही हूँ, उसके टाइप्स की बात कर रही हूँ। व्हाट टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप होता है दैट इज कॉल्ड द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। क्या होता है ये, इसमें क्या होगा, सपोज कि नेचुरल सिलेक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है कि नेचर किसको सपोर्ट कर रहा है, एवरेज साइज जितने भी एनिमल होंगे वो ग्रो कर जाएंगे और जो लेस साइज स्मॉल साइज होंगे और जो बिग साइज होंगे वो ग्रो नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की कंडीशन जनरेट हो चुकी है कि जो एवरेज साइज है वो ही ग्रो कर पाएंगे। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो स्मॉल साइज है, ये ग्रो नहीं कर रहे हैं एनिमल, एवरेज साइज वाला ग्रो कर रहा है और अगेन यहाँ पे क्या है, लार्ज साइज, ये स्मॉल साइज है, दिस इज लार्ज साइज एंड दिस इज द एवरेज वन, क्योंकि एवरेज साइज के एनिमल को ही वो सपोर्ट कर रहा है ग्रोथ, तो ये वाला ही ग्राफ ऊपर होता जाएगा क्योंकि ये इंडिविजुअल ग्रो होते जाएंगे, स्मॉल और लार्ज वाले ग्रो नहीं होंगे। तो आप देखेंगे इसका मीन वैल्यू ही ग्रो होता जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अंडरस्टूड, ठीक है। सेकेंड जो नेचुरल सिलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शनल, ओके, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसमें क्या कर रहा है ना, इस वाली कैटेगरी में जो नेचर है वो किसको सेलेक्ट कर रही है, स्मॉल साइज को और बिग साइज को। यहाँ पे नेचर स्मॉल एंड बिग साइज जो एनिमल है उसको फेवर कर रही है, उसकी ग्रोथ को फेवर कर रही है। मतलब एटमॉस्फेयर का कंडीशन ही कुछ इस तरह से कि स्मॉल और बिग साइज तो ग्रो कर पाएंगे बट एवरेज साइज ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्मॉल और ठीक है, या तो स्मॉल ग्रो करेगा या बिग ग्रो करेगा, ठीक है, एक साथ नहीं ग्रो करेंगे। तो अगर सपोज स्मॉल ग्रो कर रहा है तो फिर ये वाली क्या है, स्मॉल का ग्राफ है, तो दिस ग्राफ वुड बी लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा क्योंकि स्मॉल का ग्रोथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। और अगर बिग हो रहा है देन दिस ग्राफ वुड बी लाइक दिस, ठीक है, ये क्या हो गया, बिग का हो गया। समझ में आया। तो यानी कि डायरेक्शनल, यानी कि ग्राफ किसी एक डायरेक्शन में मूव होगा, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होगा या राइट, मतलब यहाँ से ये ग्राफ या तो लेफ्ट मूव होगा या राइट मूव होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डायरेक्शनल सिलेक्शन, कि किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, उसका डिसाइडेड होगा, या तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप इज व्हाट, दैट इज द डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। डिसरप्टिव से मतलब क्या समझते हो, कि जो डिस्टर्ब रहता है, मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, बहुत डिसरप्टिव सा है। यानी कि इसमें क्या करेगा, ये स्मॉल एज वेल एज बिग साइज दोनों की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों ही तरह के एनिमल एक साथ ग्रो करेंगे। अब एक साथ ग्रो करेंगे तो कैसा ग्राफ होगा, देखिए यहाँ ग्रोथ कर रहा है, स्मॉल साइज तो ग्रोथ कर रहा है, एवरेज साइज ग्रोथ नहीं कर रहा है, फिर अगेन बिग साइज भी ग्रोथ कर रहा है, तो दिस ग्राफ वुड बी लाइक दिस। समझ में आया, क्लियर। सो ये तीन तरह का नेचुरल सिलेक्शन होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पर्पज, बहुत बार आता है तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, ठीक है। दीज थ्री आर द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं क्या क्या हम एग्जाम्पल्स के थ्रू नेचुरल सिलेक्शन को और अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दोज एग्जाम्पल्स। तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो नेचुरल सिलेक्शन आपको बताया कि ये वेरिएशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर किसी भी जीन फ्रिक्वेंसी को ये सेलेक्ट कर रहा है और आगे इसको कंटिन्यू करा रहा है। अब जो ये वेरिएशन क्रिएट होता है, अब ये वेरिएशन क्या होता है, दैट लीड्स टू एवोल्यूशन, इसकी वजह से एक नया स्पीशीज बन रहा है। बट जरूरी नहीं है कि जो ये वेरिएशन होगा वो हमेशा ही नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। ये वेरिएशन एक ही कंडीशन में पास ऑन होगा जब ये वेरिएशन कैसा
कैसा होगा, जेनेटिक लेवल पे होगा। अगर वो सोमेटिक सेल में वेरिएशन क्रिएट हुआ तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकता, उसमें जर्म सेल में या जेनेटिक लेवल पे ही वेरिएशन क्रिएट होना चाहिए। वेरिएशन क्रिएट होने की वजह से वो जो एनिमल है, ये ऑर्गेनिज्म है, वो उस न्यू एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, अपने आप को अडेप्ट करता है। ठीक है, अपने आप को क्या करता है, अडेप्ट करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं दिस अडेप्टेशन इज व्हाट, इट इज ऑल्सो जेनेटिक इन नेचर। ठीक है, जेनेटिक होता है ये अडेप्टेशन भी। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। द फर्स्ट एंड फेमस एग्जाम्पल इज व्हाट, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, क्या हुआ इस एग्जाम्पल में, दे आर सर्टेन टेम्परेट एरिया ऑफ, कहाँ के, सम टेम्परेट एरिया ऑफ यूरोप एंड ब्रिटेन। ठीक है, इस एरिया में जब देखा गया बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रीज वहाँ पे नहीं इतना बना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तब क्या हुआ था, वहाँ पे जो मॉथ की एक वैरायटी मिलती थी वो कैसी मिलती थी, इट वाज ग्रे इन कलर। ठीक है, वो कैसी होती थी, दिस मॉथ वैरायटी इट वाज ग्रे इन कलर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो बहुत पोल्यूशन नहीं था, पोल्यूशन ना के बराबर था, तो यहाँ पे क्या मिलती थी, बहुत ज़्यादा लाइकेन्स मिलती थी। एज यू नो लाइकेन इज पॉल्यूशन सेंसिटिव, मतलब इट इज़ अ पॉल्यूशन इंडिकेटर, तो जहाँ भी पॉल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लाइकेन बहुत ज़्यादा मिलती थी। और क्या मिलती थी, ट्री की जो ट्रंक होती थी, ट्रीज़ की जो ट्रंक होती थी उसको पूरे को ये कवर करके रखती थी, पूरे पे ये प्रेजेंट होती थी। तो मॉथ जब यहाँ पे आते थे तो ये क्या थे, ग्रे कलर के, लाइट कलर होने की वजह से दे वर इजीली एस्केप इनटू दिस लाइकेन। ठीक है, उसमें इजीली वो एस्केप हो सकते थे, तो कोई भी उसके जो प्रेडेटर थे दे वर नॉट एबल टू फाइंड दी मॉथ, और इस तरह से वो अपने आप को बचा पाते थे। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगा, बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड होने लगा, स्मोक बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगा, रूट होने लगा रिलीज, रूट यानी काला धुआं जो होता है। बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस पोल्यूशन व्हाट हैपन, लाइकेन जो है यहाँ पर डिसअपियर होने लग गए। लाइकेन डिसअपियर होने की वजह से क्या हुआ, अब ट्री का जो ट्रंक है वो एक्सपोज होने लगा, और ट्री का ट्रंक कैसा था, डार्क कलर का था। ट्री का जो ट्रंक था इट वाज डार्क इन कलर, उस पर अगर ये ग्रे मॉथ जैसे ही बैठते थे ये इजीली दूर से ही पता चलता था कि यहाँ पे मॉथ बैठा हुआ है, एंड दे प्रेडेटर कैन इजीली कैच देम, तो बहुत जल्दी किल होने लगे। सो उनको क्या करना पड़ा, कुछ तो अपने आप में अडेप्टेशन करना पड़ा, चेंजेस करने पड़े। क्या चेंजेस हुए, नाउ दीज मॉथ विल बिकम डार्क इन कलर। ठीक है, अब वो डार्क कलर के होने लगे ताकि वो उस ट्री की ट्रंक पे इजीली अपने आप को छुपा सके, एस्केप कर सके, ताकि वो प्रेडेटर से बच सके। ठीक है, सो दिस इज ऑल नोन एज द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, जिसमें क्या था, जो ग्रे कलर के थे दे आर कॉल्ड द नॉन मेलानिक मॉथ, एंड द डार्क कलर वन कॉल्ड द मेलानिक मॉथ। ठीक है, ये दोनों ही अलील्स, ये क्या है, दोनों अलील्स हैं, ये दोनों ही अलील्स पहले से ही मॉथ के अंदर प्रेजेंट थे, मेलानिक भी नॉन मेलानिक भी। बट उसको क्या था, मेलानिक वाले अलील को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, बिकॉज देयर वाज नो रिक्वायरमेंट, तो ये मेलानिक मॉथ का वहाँ पे यूज़ ही नहीं हो रहा था, इट वाज यूजलेस बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझ आ रहा है? ठीक है, दोनों ही वेरिएशन, दोनों तरह के अलील ऑलरेडी ही प्रेजेंट थे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कंडीशन चेंज हुई उसके बाद यहाँ पे कुछ जीन में वेरिएशन क्रिएट हुआ, नो, नेचुरल सिलेक्शन डजंट डिपेंड ऑन एनी म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से नहीं हो रहा है, एनिमल के अंदर ऑलरेडी कुछ वेरिएशन क्रिएट है, उसके ऊपर ही नेचर उसको सेलेक्ट करती है। कि मतलब नेचर ने कोई एक कंडीशन जनरेट किया, कंडीशन जनरेट करने के बाद वो एनिमल के अंदर कुछ कैपेबिलिटी नहीं लाती है।
उन एनिमल के अंदर अगर कैपेबिलिटी होगी तो वो उस न्यू कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। नेचर उसमें कैपेबिलिटी नहीं लाती है, उनको खुद वो डेवलप करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो अपने मिलेनिक वाले जो अलील है उसको यूज़ करने लगे। नाउ इट स्टार्ट यूटिलाइजिंग, और उसकी वजह से वो अपने आप को बचाने में सक्सेसफुल रहे। ठीक है, सो दिस इज हाउ नेचर सेलेक्ट द डार्क वन मोथ। बट जैसे ही पोल्यूशन कुछ रिड्यूस हुआ, अगेन ग्रे मोथ हमें वापस दिखाई देने लगे। ठीक है, सो दैट इज ओनली बिकॉज कि नेचर अब वापस उसको भी सेलेक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर और कंडीशन। ओके, अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, द सेकेंड एग्जाम्पल इज व्हाट, डीडीटी रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या था डीडीटी रेजिस्टेंस में, एज यू नो वेरी वेल कि डीडीटी क्या होता है, इट इज़ यूज अगेंस्ट द इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, पेस्ट्स के अगेंस्ट, मॉस्कीटोज के अगेंस्ट ये, या फिर मलेरिया कॉजिंग जो ऑर्गेनिजम्स है उसके अगेंस्ट ये वर्क करते हैं, उन्हें किल करने का काम करते थे। तो बहुत हद तक हमें बहुत मतलब हेल्प आउट हुआ डीडीटी को यूज़ करने का। बट आफ्टर सर्टेन 2 डिकेड्स, बहुत टाइम के बाद क्या हुआ, ये सब क्या हो गए, दे ऑल विल बिकम दिस डीडीटी और यू कैन से पेट्स रेजिस्टेंस। मतलब ये क्या हो गए, दे ऑल विल बिकम पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस बन गए। अब इन पे डीडीटी वर्क नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ये पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस जो अलील था वो प्रेजेंट था। ठीक है, ये अलील पहले से ही प्रेजेंट था, बट बिकॉज उससे पहले डीडीटी उन पे अप्लाई नहीं हुआ था, सो दे वर नॉट यूजिंग दैट अलील। मतलब वो यूजलेस था, उस अलील का एक्सप्रेशन होता भी तो वो यूजलेस था। बट जैसे ही डीडीटी इन पे अप्लाई होना शुरू हुआ, नाउ ये अलील ने अपना वर्कआउट करना शुरू किया, एंड आफ्टर सम टाइम दीज ऑल विल बिकम डीडीटी रेजिस्टेंट। ठीक है, मतलब ऑलरेडी एक अलील प्रेजेंट था, बट अब डिपेंड है कि नेचर ने कुछ एक कंडीशन अप्लाई किया, डीडीटी का कंडीशन अप्लाई किया। अब जिनके पास तो वो वाला अलील प्रेजेंट होगा जो उसको रेजिस्टेंस शो कर रहा है, वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, जिनके पास वो नहीं होगा वो नहीं करेंगे। नेचर उन्हें अलील लाकर नहीं देगा, नेचर उनको वो वाली कैपेबिलिटी लाकर नहीं देगा, वो उन्हें खुद डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दैट इज व्हाट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इट इज़ अ वेरी वेल नोन एग्जाम्पल। ओके, तो अब इसमें क्या हुआ, देयर वाज अ एंटीबायोटिक डेवलप दैट वाज कॉल्ड एज द पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन किसके अगेंस्ट डेवलप की गई, बहुत सारे बैक्टीरियाज के अगेंस्ट। ये बैक्टीरियाज को किल करते थे, दोज बैक्टीरिया विच आर एक्टिंग एज दी पैथोजन, जो बीमारी कॉज कर रहे हैं उनको किल करते थे और डिजीज से हमें बचाते थे। ऐसे ही क्लोरमफेनिकोल एक ड्रग डेवलप किया गया विच वाज वर्क अगेंस्ट दी दैट इज दी टाइफॉइड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग ड्रग डेवलप किया गया, बट आफ्टर सम टाइम इट वाज नोटिस कि अब वो बैक्टीरिया उस पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव नहीं रहे, मतलब अब उससे किल नहीं हो रहे, दे हैव बिकम रेजिस्टेंस अगेंस्ट दोज पेनिसिलिन। तो सेम वही डीडीटी वाला यहाँ पे फंडा अप्लाई होता है। ऐसा क्यों, बिकॉज उनके पास पेनिसिलिन रेजिस्टेंट अलील प्रेजेंट था, बट वो यूज़ नहीं हो रहा था क्योंकि पेनिसिलिन इससे पहले उन पर अप्लाई नहीं हुआ था। बट जैसे ही पेनिसिलिन अप्लाई हुआ, दे स्टार्ट शोइंग द एक्सप्रेशन ऑफ दैट वन अलील, और आफ्टर सम टाइम दे बिकम रेजिस्टेंट अगेंस्ट दी पेनिसिलिन। ठीक है, मतलब ऑलरेडी एक वेरिएशन प्रेजेंट था बॉडी के अंदर, बट उसका कोई यूज़ नहीं था, इसलिए वो नहीं निकल कर आ रहा था। बट जैसे ही कुछ इस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन हुई कि उसको वो वाला वेरिएशन यूज़ करना पड़ा, इट स्टार्ट शोइंग दैट वेरिएशन। अब सिर्फ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया है वो ही वहाँ पर सर्वाइव करने लगे, जो पेनिसिलिन सेंसिटिव बैक्टीरिया थे वो सर्वाइव नहीं कर रहे थे। तो लेटर ऑन किसका डोमिनेंस हो गया, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का। तो अब एक नया एक स्पीशीज बन गया, दैट इज द पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। समझ आ रहा है? इसको हम कैसे समझ सकते हैं, थ्रू वन एक्सपेरिमेंट दैट वाज परफॉर्म बाय लेडरबर्ग।
इन 1952, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग मैथड और रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, क्या किया उसने इस एक्सपेरिमेंट में? उसने बताया कि जो भी अडेप्टेशन होता है वो जेनेटिक बेसिस होता है, या वेरिएशन होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और वो सारे जेनेटिक बेसिस होते हैं, ठीक है। क्या बोल करा उसने एक मास्टर प्लेट बनाई, ठीक है। क्या किया? एक मास्टर प्लेट बनाई जिसमें उसने बैक्टीरिया को ग्रो कराया। यहाँ पे बैक्टीरिया बहुत सारे ग्रो कर रहे हैं ना। उसने यहाँ पे 2 प्लेट ली। एक ये सब क्या है? कल्चर प्लेट। दीज ऑल आर कल्चर प्लेट। दिस इज ऑल्सो कल्चर प्लेट, ठीक है। एक कल्चर प्लेट में क्या किया उसने? पेनिसिलिन डाला। इस कल्चर प्लेट में क्या प्रेजेंट है? पेनिसिलिन प्रेजेंट है, और इस कल्चर प्लेट में पेनिसिलिन नहीं है, एब्सेंट है। अब उसने क्या लिया? इस मास्टर प्लेट से छोटी छोटी 2 डिस्क में ये बैक्टीरिया लोड कर लिए, छोटे छोटे डिस्क में ये बैक्टीरिया लोड कर लिए और डिस्क को यहाँ पर पुट किया, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरह से डिस्क को पुट किया। व्हाट ही सॉ, पेनिसिलिन जिसमें नहीं है उसमें तो ये तो क्या करिए, एक तरह से कंट्रोल की तरह काम करिए कि ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि हमारा कल्चर प्लेट जो है वो ही सही से बना है या नहीं। तो यहाँ पे तो ग्रो कर रही है। अब इस वाले में जब उसने देखा तो इसमें देखा कि यहाँ पर कुछ तो बैक्टीरिया, बिकॉज दीज बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टूवर्ड्स पेनिसिलिन, तो कुछ तो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर पा रहे हैं और कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे हैं, दे स्टार्ट डाइंग, दे स्टार्ट डाइंग। द डाइंग वन इज कॉल्ड दी पेनिसिलिन सेंसिटिव बैक्टीरिया एंड द ग्रोइंग वन इज कॉल्ड दी पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, और यू कैन से कॉलोनी, ठीक है। ऐसा क्यों? उसके अंदर ऑलरेडी क्या था? पेनिसिलिन रेजिस्टेंट अलील प्रेजेंट था। जिसके अंदर प्रेजेंट था वो रेजिस्टेंट अलील, दे वर एबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट अलील प्रेजेंट था। जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं था, दे कुडंट एबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन एंड दे डाइड। वो नहीं ग्रो कर पाई और वो डाई आउट हो गए। यानी कि ऑलरेडी कुछ एक वेरिएशन था, बट अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर कंडीशन दे वर एबल टू शो और दे वर एबल टू सर्वाइव। जैसे कि मैं बहुत देर से वही चीज़ बार बार आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अडेप्टेशन जो होता है वो भी जेनेटिक ही होता है। अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन ट्रांसफ़र होते हैं, वो जेनेटिक वाले ही वेरिएशन ट्रांसफ़र होते हैं, सोमैटिक वाले वेरिएशन ट्रांसफ़र नहीं होते। सो दीज 3 आर द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक्चुअली तो यहाँ हम नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से हुए? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, DDT रेजिस्टेंस एंड द थर्ड वन इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट हम यहाँ पे अभी 3 एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। सो आई होप दिस evolutionary force, the 5th one evolutionary force, is clear to all of you. Till now, if you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.